नमस्कार, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स देखेंगे। यूपी बोर्ड 2024 से संबंधित जितने भी 8 नंबर और 5 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। आइए बच्चों शुरू करते हैं। जैसे ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपसे हर साल 8 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे रेखा दिया रहेगा, क्वेश्चन आपका दिया है, देख पा रहे होंगे कि रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप और वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोगों से पूछता है, तो जो आपका पहला रेखा का समीकरण होता है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और दूसरे रेखा के समीकरण को समीकरण नंबर हम लोग 2 बना लेते हैं। 1 और 2 बनाने के बाद से इसकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके पहले जो आई कैप पहले रेखा के समीकरण को a1 b1 से और दूसरे रेखा के समीकरण को a2 b2 से तुलना करके मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर r का मान जैसे i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, यह मान a1 का हो जाएगा, यह मान b1 का हो जाएगा, यह मान a2 का और यह मान किसका हो जाएगा, b2 का। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में रेखाओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने का एक ही फार्मूला होता है कि d इक्वल टू अंडर रूट बड़े माड ऑफ छोटे ब्रैकेट में वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इंटू वेक्टर b1 क्रॉस b2 अपन माड ऑफ b1 क्रॉस का होता है b2 होता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि a2 माइनस a1 का मान निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिख देंगे a2 माइनस a1। तो आप देख पा रहे होंगे a2 का मान क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस का k कैप और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और a1 का मान यहाँ से रख लेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप हो गया। जब माइनस से ब्रैकेट को ओपन करके जब इसको घटाएंगे तो 2i कैप माइनस i कैप i का कैप हो गया, माइनस जे कैप माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप हो जाएगा, माइनस k कैप और माइनस k कैप माइनस का 2k कैप हो गया। तो यह आपने जो देखा, यह जो आपको मान मिला है यह a2 माइनस a1 का मान मिला है। उसी प्रकार से b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए आपको बताया गया था कि i कैप j कैप और k कैप लिख लेते हैं। उसके बाद से एक लाइन में i कैप का गुणांक, एक लाइन में j कैप का गुणांक और एक लाइन में k कैप का गुणांक लिखते हैं। तो जैसे i कैप के गुणांक क्या होंगे, तो b1 क्रॉस b2 के लिए तो यह b1 है, यह b2 है। तो i कैप का मान अगर हम लोग देखें तो 1 हो जाएगा और b2 के लिए i का मान कितना हो गया, i कैप का मान 2 हो जाएगा। j के लिए -1 और यहाँ पे j के लिए b2 के लिए 1 हो जाएगा। फिर k के लिए b1 के लिए देखेंगे k का मान, तो k का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे k का गुणांक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पुनः अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आपको पता है हल करने के लिए i कैप लेते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ले लेंगे। तो जब पहली पंक्ति और देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे तो यह i कैप का हो गया और 2 का -1 में गुणा -2 और इसका इसमें गुणा करते हैं माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस प्लस के बाद से क्या होता है, यहाँ पे माइनस लेते हैं, माइनस जे कैप का मान निकालेंगे तो 2 1 में 2 और 2 का 1 में -2 हो जाएगा, यानी इसका इसमें गुणा माइनस चिन्ह के साथ। फिर प्लस का क्या लेते हैं, k कैप लेते हैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाता है, 1 1 कम 1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो k 1 प्लस का 2 हो जाएगा।
-2 और -1 माइनस का 3 आई कैप, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, 0 का जे कैप, 2 1 3 का कितना हो गया के कैप। तो A2 माइनस A1 अब B1 क्रॉस B2 निकल गया। तो अब क्या करते हैं कि इसमें इसके B1 क्रॉस B2 के माड की भी आवश्यकता है। तो जब माड की आवश्यकता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माड आप B1 क्रॉस B2 निकालते हैं तो इसमें आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों के वर्गों का योग करते हैं। तो अंडर रूट आई कैप का गुणांक -3 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 0 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर। तो 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9, 9 9 18 और कड़ी में 18 को लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, वेक्टर A2 माइनस A1 इंटू वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 करते हैं। तो इन सभी मानों को लिख करके इसका आपस में हम लोग जब गुणा कराएंगे तो आई कैप में 1, एक का 3 में माइनस, एक का -3 में -3, -3 का 0 में 0 और -2 का 3 में 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। तो -3 और -6 माइनस का 9। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बीच की दूरी को ज्ञात करने का जो फार्मूला है इसी में सब मानों को हम लोग रख देंगे। तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, लिख देंगे क्या था समीकरण नंबर 1 से। तो D बराबर माड ऑफ A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का जो मान निकला है माइनस का 9 है और टोटल बट्टा में 3 कड़ी में 2, 3 तिली के 9, तो आपका आ जाएगा -3 बट्टा कड़ी में 2। तो आप इसका परिमेकरण कर देंगे तो कड़ी में 2 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि -3 कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का 2 में कितना आ जाएगा 2। और माइनस से जब माइनस को जब माड से बाहर निकालते हैं तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक। तो जो D का मान आ जाएगा 3 कड़ी में 2 बटा में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर में दिया रहेगा और आपको बीच की दूरी निकालने के लिए पूछेगा। तो आप इसे पूरी अच्छी तरह से एक बार सॉल्व करने का प्रयास कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका अथवा में करके दिया रहेगा आलेखीय विधि से हल करने के लिए। तो इसको आप लोग आलेखीय विधि से किस प्रकार से हल करेंगे, जैसा कि मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे इसको बस हम इसे बता दे रहे हैं। आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत, जैसे x प्लस वाई का जो मान है वो 50 से वो छोटा है लेकिन इसके बराबर है, 3x प्लस वाई का मान 90 से छोटा है लेकिन इसके बराबर है। फिर इसके लिए ये भी शर्त है कि x का मान 0 से बड़ा और 0 के क्या है बराबर है, y का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। तो z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि हमारा अवरोध का दिया हुआ है, जिसे दिया अधिकतम मान के लिए समीकरण कि z बराबर 4x प्लस का y है। अवरोध क्या है, x प्लस y का जो मान है वो 50 से छोटा लेकिन 50 के बराबर, इसको समीकरण नंबर 1। और 3x प्लस वाई का मान 90 से छोटा लेकिन 90 के बराबर, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखने के बाद आप यही कीजिएगा कि असमीका को समीकरण के रूप में बदलने पर बदल देंगे। तो जैसे x प्लस वाई बराबर 50 है तो इसको असमीका को अगर हम समीकरण के रूप में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि 50 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो x बटा में 50, y बटा में 50 बराबर 1। इसी तरह 3x धन y बराबर 90 है तो 90 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो 3x बटा में 90 धन y बटा में 90 बराबर 1 हो जाएगा। 3 से 90 को काट देंगे 30, x बटा में 30 धन y बटा में 90 बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप जानते हैं कि
आप यही जानते हैं कि x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है वो y बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे x इस बिंदु पर एक P, इस बिंदु पर मान लेंगे Q। तो बिंदु P पर यानी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0, तो इसका मान 50 का मान 0, और यहाँ पे जो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे इसके Q मान देंगे, 0 का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी तरह इसके लिए यहाँ पर भी एक बिंदु P, एक बिंदु R और एक बिंदु S मान लेते हैं। तो x के लिए 30 का मान 0 और यहाँ पे y के लिए 0 का मान क्या हो जाएगा, 90, यानी y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 0, तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे 0 का मान 90 हो जाएंगे। अब ये तो इतना कर लेंगे, इतना हर सवाल में आपको करना पड़ेगा। इसको करने के बाद से स्टेप नंबर 2 में हल क्षेत्र के लिए देखते हैं। हल क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो शर्त दिया था कि बिंदु U का निर्देशांक मान लेते हैं कि 0 का मान 0 है, तो x का मान 0, y का मान 0 हो गया। अगर x प्लस y का जो मान है वो 50 से छोटा लेकिन 50 के बराबर है, अगर ये बात सही है तो हल क्षेत्र, अगर ये बात सही होगी तो हल क्षेत्र, हल जो क्षेत्र होगा माने जो हम लोग एरो बनाएंगे वह केंद्र की तरफ होगा। तो अब देखते हैं हम लोग बिंदु, यहाँ पे यही आपका केंद्र हो जाएगा, मध्य मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु के तरफ रेखा होगा। तो देखिए x प्लस वाई का मान जो है कि वो 50 से छोटा लेकिन 50 के बराबर है। क्या है बात सही है, पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर हम x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रखते हैं तो ये तो 0 आ गया, ठीक, और 0 माने x के जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, यह जो मान है यहाँ पे 50 है, तो यह जो 0 है वो 50 से छोटा है, 0 का है 50 से छोटा है। एक तो बात सही है, इसका हल क्षेत्र का होगा इधर होगा यानी अंदर के तरफ होगा। और इसी तरह अगर इसमें मान रखा जाएगा समीकरण नंबर 2 में x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो 3 गुणे 0 धन 0 का जो मान होगा 90 से छोटा लेकिन 90 के बराबर होना चाहिए। तो 3 0 0 और 0 धन 0 0, ये भी मान 90 से छोटा और 90 के का है, बराबर है। तो कह सकते हैं कि इसका भी जो हल क्षेत्र होगा ना वह वृत्त करें सॉरी या इस रेखा के मूल बिंदु के तरफ होगा। किधर होगा, मूल बिंदु के तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है, वहां पर आपको ग्राफ चार्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन सिंपली इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। चार्ट मिल जाएगा तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे, यहाँ पे मूल बिंदु O हो जाएगा और यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ऊपर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब देखिए अगर हम बिंदु पहले P की बात करते हैं तो बिंदु P पर क्या है, 50 का मान 0, तो एक बिंदु तो यह मिल जाएगा और Q के लिए एक बिंदु यह मिल जाएगा। इस एक रेखा को खींच देंगे और इसका हल क्षेत्र का होगा इधर को हो जाएगा यानी मूल बिंदु के तरफ हो जाएगा। दूसरा जो बिंदु था एगो R था एगो S था, तो बिंदु S का निर्देशांक 0 का मान 90 हो जाएगा और R का निर्देशांक 30 का मान का हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका भी हल क्षेत्र इधर को हो जाएगा। और जहां पर एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है वहीं एक रेखा दूसरे रेखा को जहां पर काटती है यही रेखांकित अंश होगा, यही रेखांकित हमारा अंश होगा और इसी रेखांकित अंश पर हमें अधिकतम मान को ज्ञात करना है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा। जो जहां पे रेखा एक दूसरे को काटती है उसको इस प्रकार से हम लोग घेर लेते हैं। ये आपका छायांकित भाग हो जाएगा। कौन सा भाग है, छायांकित भाग, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से क्या करते हैं, अधिकतम मान आपसे पूछता है। तो अधिकतम मान को ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ आपका हल क्षेत्र होगा, तो ये जो बिंदु जहां पे एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है, तो यहाँ से जो हमको छायांकित भाग मिला है, तो यहाँ पे एक बिंदु आप T मान लीजिएगा क्योंकि P Q R S तो मान ही लिए हैं, तो T हो गया। तो ये जो T वाला भाग होगा ना इसके निर्देशांक 20 का मान 30 हो जाएगा। जब आप इसको ग्राफ पेपर की सहायता से जब काटेंगे तो यहाँ पे निर्देशांक मिल जाएगा, एगो 20 होगा एगो क्या हो जाएगा 30 होगा और इसी के मदद से हम लोगों को अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो आपने देखा कि जो आपका मूल बिंदु O था इसके निर्देशांक 0 का मान 0 था और अधिकतम मान के लिए समीकरण का था z बराबर 4x प्लस का y है। तो बिंदु O का निर्देशांक 0 का मान 0 है तो 4 का मान 0 प्लस का 0 0 हो जाएगा
आर का निर्देशांक कितना है, तो आर का निर्देशांक प्यारे बच्चों यहाँ पे कहीं होगा, अभी उधर आया था, आर का निर्देशांक 30,0 था, तो 4x का मान 30, y का मान 0, तो 120 हो जाएगा। फिर t का निर्देशांक वहां पे आपको मिल जाएगा 20,30, वो ग्राफ पेपर की सहायता से वो निर्देशांक मिलेगा, तो 20,30, तो यहाँ पे कितना आया, मान रखने पर x और y का 110, और 0,50 पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका अधिकतम बिंदु कौन सा है, तो 120 है, यही हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसी मैक्सिमम वैल्यू को ज्ञात करना है। अगर ये करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा यहाँ से, इस बात को ध्यान देंगे। यह जो सवाल है ये आप व्यू वाला क्वेश्चन है, ये तो आपसे हर साल पूछा जाता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय x + 2y + z = 1, x + y + z = 2, x + y + 2z = 4 को आप व्यू विधि से हल करना है। और आप व्यू विधि से जब हल करेंगे तो इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, और आप व्यू विधि से हल करके x, y और z का मान ज्ञात करना होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं, तो a बराबर x y z के गुणांक, तो 1, इसका 2 1 1, इसका 1 2 1 1 का हो जाएगा, जैसे z का गुणांक 1, z का गुणांक 1 1 1 का हो जाएगा 2, और x का मान किस पद में समीकरण दिया, x y z के रूप में, और b बराबर जो होगा 1 2 आपका 4 हो जाएगा। सूत्र होता है कि ax = b, तो जब a को पक्षांतर करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा a इनवर्स b। अब a इनवर्स को बताने के लिए जो है कि a dj आप a अपन मॉड ऑफ a का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले मॉड ऑफ a को निकालने के लिए अब इसके सहायता से मॉड ऑफ a का मान निकालेंगे। तो अब आप जानते हैं कि इसका किसी के भी सापेक्ष हम लोग प्रसार कर सकते हैं, जैसे कि R1 R2 R3 C1 C2 C3 रो कॉलम होता है। अगर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, अगर ये मान लीजिए कि 0 नहीं आता है, कोई डिजिट आ जाती है, तो कह देंगे कि a इनवर्स का निकालना अस्तित्व में है। तो जब हमने इसका 1 2 1 यानी R1 के सापेक्ष प्रसार किया, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई है, इसलिए कह सकते हैं कि a इनवर्स के अस्तित्व में है। उसके बाद से फिर क्या करते हैं, इसका सखंडज अपव्यय निकालते हैं। तो सखंडज अपव्यय निकालने के लिए चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि ए 1 है, तो 1 का मतलब ए हो गया यहाँ पे कि A1 1 है, यानी कि A11 जब निकालेंगे, यानी पहली पंक्ति या पहला स्तंभ, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 1 के कम 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से A11 का मान 1, A12, तो A12 का मतलब कि चिन्हों को भी ध्यान में रखना है। अगर 1 में 1 को जोड़ने पर 2 अगर सम संख्या आ जाएगा तो प्लस होता है, अब विषम संख्या आ जाती है तो माइनस होता है। तो 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेके, पहली मान लीजिए पंक्ति होती है, पहली पंक्ति या दूसरा स्तंभ लेके हल करें, तो 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये चिन्ह क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा। इसी तरह क्या करते हैं, सभी को निकालेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सब मानों को निकाल करके क्या करते हैं, किसका अब हम लोग ADJ निकालेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपने सब मानों को निकाल लिया, सब मानों को निकालने के बाद से A इनवर्स निकालेंगे। तो A इनवर्स के लिए क्या करते हैं, ADJ आप A अपन डिटर्मिनेंस आप A होता है, तो ADJ आप A निकालने के लिए सभी मानों को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, और मॉड ऑफ A का मान कितना आया था, -1 आया था। -1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको A इनवर्स का मान यह आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि आपका जो फार्मूला होता है x बराबर A इनवर्स b होता है, तो A इनवर्स का मान यहाँ से लिख लेंगे और यहाँ से b का मान लिख लेंगे, और प्रत्येक पंक्ति के एलिमेंट का गुणा प्रत्येक जब स्तंभ में हम लोग करेंगे तो हमको यहाँ से वैल्यू A वाला जो मान हमें प्राप्त होगा, फिर इसको हल कर लेंगे। तो और x का मान आपका क्या है, x y z है, इसको जब हल करेंगे, जैसे -1 का गुणा 1 में 3 दूना के 6 -1 का
गुणा 4 में माइनस का 4 हो गया। आज इसी तरह इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा करके हल करेंगे तो 1 - 1 2 मिलेगा और इसका जब आपस में तुलना करेंगे तो x का मान 1, y का मान -1, z का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका एक सवाल ऐसे मिलेगा x y z का मान निकालने के लिए। यहाँ पे ये एक सवाल हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसको हमने कई बार सॉल्व भी कराए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2। ये भी 8 नंबर में सवाल आएगा, तो इसका हमने यहाँ पे सलूशन भी लगाया है, एक बार देख के आप लोग समझ लेंगे इसको। वही सवाल है। यह एक क्वेश्चन है, इसको हम समझाते हैं। सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। जैसे x - 3/3 हो गया, y - 8/-1, z - 3/1 है, x + 3y - 3y + 7/2, z - 6/4 आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले x - x1, y - y1, z - z1 से तुलना कर लेंगे और जब इस सबका तुलना कर लेंगे तो x1 का मान आपका 3, y1 का मान 8, z1 का मान आपका -3 हो जाएगा। फिर a1 का मान 3, b1 का मान -1, c1 का मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब तुलना करेंगे तो x2 का मान -3, जैसे x - x2 होगा तो x माइनस जब x2 होगा तो -x2 = 3 होगा, तो x2 = कितना आएगा -3 आ जाएगा। इस प्रकार से x2 का मान यहाँ पे क्या आ गया -3। फिर y2 का मान -7, z2 का मान -6 हो जाएगा। फिर a2 का मान -3, b2 का मान आपका a2 और c2 का मान आपका 4 आ जाएगा। जब इन सभी मानों को, ये आपका फार्मूला दिया हुआ है कि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपान अंडर b1 c2 - c2 b2 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - a1 a2 का होल स्क्वायर, a1 b2 - b1 a2 का होल स्क्वायर। जब इसी में इन सब मानों को रख के हल करेंगे तो हम लोग का बीच का दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप अभी से ये वाला फार्मूला पूरी अच्छी तरीके से याद रखे रहिएगा। ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी आपने ए इनवर्स निकालना सीखा, आपने एडीजे निकालना सीखा। जैसे ए बराबर दे दिया है कि 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो सत्यापित कीजिए कि ए तो दिया ही रहेगा, ए डीजे ऑफ ए बराबर माड ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंस ऑफ ए है और ए इनवर्स को ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में 2 पार्ट में हो जाएंगे। तो आपका ए दिया है तो यहाँ से ए डीजे निकाल लीजिएगा, दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंस निकाल लेंगे। और आई का मतलब इकाई मैट्रिक्स है, तो इकाई मैट्रिक्स आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं। इकाई मैट्रिक्स में जो आपकी वैल्यू आती है कि जैसे कि 1 इकाई मैट्रिक्स कोई अगर हम लोग बात करें तो जो ऐसे लिखते थे इकाई मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके जो आपकी मैट्रिक्स होती है जिसको इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख के दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अब फिर अभी आपको ए इनवर्स निकालना आता ही है, ए डीजे आप ए अपॉन डिटर्मिनेंस आप ए के मदद से ए इनवर्स को निकाल लेंगे। और इकाई मैट्रिक्स याद रखे रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंस आप ए में गुणा करा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन है कि फलन f(x) बराबर
3x के पावर 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम और निम्नतम मान को ज्ञात करने के लिए आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले आपका जो फलन दिया रहेगा इस रूप में इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। इस फलन का एक बार आप अवकलन करेंगे तो जिसे f डैश x कहते हैं, तो x के घाते 4 का अवकलन 4x के घाते 3, तो 3 चौक के 12 हो जाएगा। इसको 12x का स्क्वायर, इसको 24x, 12 का क्या हो जाएगा 0। पुनः इसका एक बार और अवकलन करते हैं, f डबल डैश जब x निकालेंगे ये आएगा 36x का स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 24। अब लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि f डैश x बराबर 0 लिख लेते हैं। जब हम f डैश x बराबर मैंने इसके जगह पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा 12x का क्यूब 12x का स्क्वायर माइनस का 24x बराबर 0। इसमें से जब 12x को कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 बराबर 0, गुणा से इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे x ही रहने देंगे, 12 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो 0 हो गया, यहाँ पे x ही रहने देंगे। फिर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को जब सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे में क्या आएगा x प्लस 2 आ जाएगा। तब x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा -2। अब फलन के उच्चतम मान को ज्ञात करने के लिए, निम्नतम मान को ज्ञात करने के लिए ये जो x का मान आपका 0, 1, -1, 0, 1 और -2 आया है, इन सभी मानों को उठा करके f डबल डैश x यानी जो हम लोग दिए हुए फलन का जो दूसरे बार अवकलन किए हैं समीकरण नंबर 3 वाला, उसी में रखते हैं। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे, इसे 0 रखेंगे, हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको माइनस का 24। अगर ये मान निगेटिव आ गया तो फलन का मान है उच्चतम मान है। अगर मान लीजिए कि अतः मतलब कह सकते हैं कि उच्चतम मान है, माने निगेटिव है तो उच्चतम मान हो गया। अब क्या करते हैं कि इसी प्रकार से अगर हम लोग बच्चों इसका मान ज्ञात करना चाहें तो इसी x के मान को जब समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी ना, जब रखेंगे तो जो मान आएगा x बराबर माने जो x के जगह पे जब 0 हम लोग रखेंगे तो 0 पर हमें मान जो आएगा 12 आएगा। फिर इस प्रकार से सभी मानों को हम लोग रख करके रखेंगे तो जो मान आएगा वो निम्नतम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और हम आपको फटाफट क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसीलिए वीडियो भी आपके नहीं अपलोड हो पा रहे हैं। उसके बाद से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। फिर आपका एक ये वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से, इसको भी कर लेंगे, इसलिए कि इन्वर्टर हमारा बंद हो रहा है। एक घन वाला ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे कर लेंगे आप लोग। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसे भी देख लेंगे, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिक्का से संबंधित। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन 2 नंबर में कल आपसे परसों आपसे पूछा जाएगा, तो इसे भी एक बार हल करने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, तब आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।